सहारा प्रणाम हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मणिपुर देश का दूसरा कोरोना मुक्त राज्य है जो गोवा के बाद कोरोना मुक्त हुआ है। मणिपुर दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन चुका है। कई राज्यों की सीमाओं से घिरे रहने के बावजूद मणिपुर ने यह कामयाबी हासिल की है। आखिर इसके पीछे की क्या रणनीति रही है, किस तरह राज्य ने नियम कायदों का पालन कराया और कोरोना की जंग में जीत हासिल की, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। नजमा जी, आपका हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर दूसरा राज्य है जो गोवा के बाद कोरोना मुक्त हुआ है। ऐसे में जब 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो राज्य सरकार ने और राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या ऐसा कुछ किया कि एक भी कोरोना पॉजिटिव केस अब आपके राज्य में नहीं है, जबकि एक आदमी मिनिमम 450 आदमी को संक्रमित करने की क्षमता रखता है? मैं इसका क्रेडिट तो दूंगी, सरकार को तो दूंगी, मगर उसके साथ साथ मैं क्रेडिट इसका दूंगी जो मेडिकल के लोग थे, यहाँ की टीम थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, नर्सेज है और दूसरे लोग हैं। उन्होंने जो जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि वो तारीफ के काबिल है। और दूसरे सरकार ने भी अपनी बॉर्डरें बंद कर दी टाइम पे, तो दूसरे हालांकि हमारा स्टेट बहुत से चारों तरफ से घिरा हुआ है, मगर क्योंकि बॉर्डर सील कर दी थी वक्त के ऊपर, इसलिए लोग महफूज रहे और लोगों का भी कोऑपरेशन रहा। मणिपुर की सीमाएं कई राज्यों से लगती हैं। कहा जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले ही सभी सीमाओं को सील कर हर आदमी की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। इससे मणिपुर में कोरोना संक्रमण फैलने से रोका गया। क्या कहेंगे आप? बंद कर दी गई थी। हमारी बॉर्डर मोरे से लगती है जी। और जो म्यांमार के साथ में मोरे की बॉर्डर से म्यांमार है और म्यांमार चाइना के बहुत नजदीक है, तो हमारी ये मोरे की बॉर्डर बंद कर दी गई थी। लोग वहां से आ नहीं रहे थे, पूरी चेकिंग हो रही थी। हालांकि वो पोरस बॉर्डर है मगर पूरा एहतियात की गई। और यहाँ भी स्टेट में भी लोगों ने बहुत ही अपना कायदे से जो जो इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए उस पर अमल किया। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन लागू होने से बहुत पहले से ही, यानी 18 जनवरी को ही मणिपुर प्रशासन ने म्यांमार सीमा को सील कर दिया था। एहतियातन कदम उठाए गए थे और रणनीति कामयाब भी रही थी। तो जब संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में अभी विचार विमर्श ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मणिपुर प्रशासन इतना चौकन्ना हो गया और सारा प्रिकॉशन ले लिया। ये मूल तौर पे आप इसके लिए, आप चूंकि प्रशासनिक प्रमुख हैं पूरे मणिपुर की, तो इसके लिए आप सबसे पहले प्रशासनिक जिम्मेदारी रखने वाले किस आदमी को इसका श्रेय देना चाहेंगी? क्योंकि एक बहुत दूरदर्शी कदम था जो उठाया गया मणिपुर में। ये किसी एक को नहीं दे सकते हैं क्रेडिट। जाहिर बात है कि स्टेट गवर्नमेंट तो चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन पे चलती है, मगर ये डिसीजन सबका था। सबने मिल के ये डिसीजन लिया कि बॉर्डर बंद कर देना चाहिए ताकि बाहर से कोई लोग ना आए। जो 2 केसेस आए थे वो भी बाहर से पॉजिटिव आए थे, तो उनकी वजह से जो 2 केसेस हमारे यहाँ हुए वो भी बहुत आइसोलेशन में हैंडल किया गया। और उनके जो रिश्तेदार थे या जिनसे उनका कांटेक्ट था उनके साथ भी जो प्रिकॉशन लेना थे वो प्रिकॉशन लिए गए। अगला सवाल नजमा जी, मणिपुर सरकार का कहना है कि प्रदेश के 40,000 से ज्यादा लोग लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे हुए हैं, जिसमें कामगार से लेकर स्टूडेंट तक ये सभी राज्य में वापस आना चाहते हैं। इसके लिए क्या राज्य सरकार इंतजाम कर रही है? आप चूंकि प्रशासनिक रूप से सभी लोगों से बातचीत करती होंगी, मुख्यमंत्री भी आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते होंगे। ऐसी स्थिति में मणिपुर के 40,000 लोगों के लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? जो ये देखा जा रहा है कि क्योंकि एयरलाइन तो बंद है जी, और मणिपुर बहुत दूर इलाका है पूरे कंट्री में,
जी नॉर्थ ईस्ट तो फार अवे है, दूरी है। जी तो जो ट्रेन से लाए जा सकते हैं वो ट्रेन से लाए, जो लोग बस से लाए जा सकते हैं वो बसों से लाए। इसके बारे में रणनीति बन रही है, सोच विचार हो रहा है और उन लोगों को हिफाजत के साथ यहाँ लाया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान मास्क के तौर पर जो गमछा पहना था, जिसे बाद में उन्होंने गले में लटका लिया, वो मणिपुर से दिया गया गमछा है उनको। तो वो मणिपुर की अहमियत इससे बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि गमछा तो पूरे प्रदेश में, नॉर्दर्न इंडिया में हर जगह पे मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही सांकेतिक तौर पे, सिंबॉलिक तौर पे अपने गले से लगा रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप? और मैंने इस पे कमेंट भी किया था कि हमारे मणिपुर का गमछा प्रधानमंत्री ने पहन रखा है। जी, जी। ये बात के एक्ट ईस्ट की जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, उसको उजागर करता है कि न सिर्फ उनके दिल के करीब है, मगर उसका इस्तेमाल भी करके उन्होंने सिंबॉलिक तरीके पे भी दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है और नॉर्थ ईस्ट के बारे में वो कितना सोचते हैं। अच्छा नजमा जी, ये बताइए कि इससे पहले के जितने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री रहे, जितना प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट की यात्रा की, गुवाहाटी में कार्यक्रम रखा, मणिपुर की यात्रा की, और भी नॉर्थ ईस्ट से जुड़े तमाम स्टेटों में जा जाकर उन्होंने सभाएं की, कार्यक्रम किया, नॉर्थ ईस्ट को बहुत अलग तरीके से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। इसके पीछे प्रधानमंत्री की सोच का आधार क्या था? क्योंकि देखिए, मणिपुर पहले भी अपने देश का हिस्सा था, आज भी है, और नॉर्थ ईस्ट पहले भी था, आज भी है, लेकिन इतना महत्व किसी और ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पे अमल करते हैं। तो जब उन्होंने कहा एक्ट ईस्ट, तो उन्होंने खुद अपने तौर पे एक्ट करके बताया कि एक्ट ईस्ट का क्या मतलब है। तो मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करती हूँ इस बारे में कि उन्होंने मणिपुर का दौरा किया और दूसरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का दौरा किया। और मैं चाहूंगी कि आइंदा भी जब हालात बेहतर हो जाएं तो वो दोबारा से यहाँ आए। तो प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पर आए तो मणिपुर में, तो ये दिखाता है कि खाली वो जबानी बातचीत नहीं है, वो दिल से ये लोग चाहते हैं। और प्रधानमंत्री खास तौर पे जो एक्ट ईस्ट बोलते हैं, उन्होंने एक्ट करके बताया। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, आपके जितना लंबा राजनीतिक जीवन रखने वाले अब देश में बहुत गिने चुने लोग बचे हुए हैं। मणिपुर में आपने बहुत अच्छा समय बिता लिया है, मणिपुर में गवर्नर के तौर पे। आप मणिपुर की विशेषताओं के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, और मैं भी कभी मणिपुर नहीं आया हूं, मैं भी जानना चाहता हूं। जब भी आप आए बहुत खुशी से हम आपका स्वागत करेंगे। मणिपुर में जरूर आइए। मणिपुर और पूरा नॉर्थ ईस्ट एक बहुत अच्छा इलाका है। यहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी है, आबोहवा बहुत अच्छी है, यहाँ पोल्यूशन नहीं है और अलग थलग रखा गया है, इसलिए पूरे देश में उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। मैं समझती हूँ कि मणिपुर और पूरा नॉर्थ ईस्ट ही देखने लायक इलाका है टूरिस्ट के तौर पे। और हमारे यहाँ टूरिज्म को हम बहुत तरक्की दे रहे हैं ताकि न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया से टूरिस्ट लोग आए और हमारे इस खूबसूरत इलाके को देखें। आपको नहीं लगता कि इससे पहले अगर कोशिश की गई होती तो नॉर्थ ईस्ट वर्ल्ड मैप में एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता? कहीं ना कहीं मोदी सरकार से पहले नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं एक तो डिस्टर्ब भी था, और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए वो प्रयास नहीं लिए गए जितना लिया जाना चाहिए। इस दिशा में आपने प्रधानमंत्री को क्या फीडबैक दिया? आपने प्रधानमंत्री से क्या कहा कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट के लिए मैं समझती हूँ कि ये जो हमारा लॉकडाउन जब बंद हो जाएगा जी, और हालात बेहतर हो जाएंगे तो टूरिज्म को ज्यादा तरक्की देना चाहिए। यहाँ
सबसे बड़ी बात जो मैं मणिपुर की एक खास आपसे कहना चाहती हूँ, जो यूनिक है, जो कहीं किसी दूसरी जगह दुनिया में नहीं है, कि यहाँ महिलाओं की एक मार्केट है जो कहलाती है एमा मार्केट, जिसमें 4 से 5 हजार महिलाएं एक छत के नीचे काम करती हैं। और ये किसी दूसरी दुनिया की किसी भी जगह महिलाओं को इतनी अहमियत हासिल नहीं है जितनी मणिपुर में हासिल है। इकोनॉमिकली वो एम्पावर्ड है। तो ये खास बातें हैं मणिपुर में देखने की, जो नेचर ने दिया है, जो हमारा लोकतक लेक है, हमारे वैलीज है, हमारी ग्रीनरी है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो तो अपनी जगह है, मगर लोग भी यहाँ के बहुत ज्यादा जागरूक हैं। अब आप देखिए कि ये लॉकडाउन हुआ तो उसका पूरा पालन लोगों ने किया। एक वीडियो आपने भी देखा होगा जो वायरल हो गया था कि किस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जो खाने की सामग्री बांटने का प्रोग्राम किया और किस तरह से लोगों ने उसके अंदर एक डिसिप्लिन बना के, डिस्टेंस रख के, जो फिजिकल डिस्टेंस की या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं उस पे अमल करते हुए उन्होंने वो जो सामान उनको दिया जा रहा था वो जिस कायदे से लिया उसकी तो लोगों ने मिसालें दी हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में दी है मिसाल। एक सवाल आपसे और ले रहा हूं मणिपुर के लोगों के बारे में। मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं जिनके ऑफिसेज में मणिपुर के लड़के लड़कियां काम करते हैं और मैं सबसे उनके बारे में इतनी तारीफ सुनता हूं, उनके वर्क कल्चर के बारे में, उनके डिसिप्लिन के बारे में, उनकी ज़हनियत के बारे में, उनकी खुसूसी के बारे में। तो ये बताइए कि मणिपुर के लोगों में इतनी तमीज़, इतना संस्कार कैसे आता है जो बाकी जगहों पर नहीं देखने को मिलता? घर से माँ बाप से सीखते हैं और वो उनकी जिंदगी में जाहिर होता है। अब आप देखिए मणिपुर कितनी चीजों में आगे है। स्पोर्ट्स में मणिपुर आगे और स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन की कितनी अहमियत है। बिल्कुल। तो जो स्टेट के अंदर डिसिप्लिन होता है, न सिर्फ हम लोगों ने अपने स्पोर्ट्स के खेलों के जरिए बता दिया कि कितना डिसिप्लिन है हमें, कितनी हम उसको सीरियसली लेते हैं, वैसे ही हमने ये आपदा के हालात में, जबकि यहाँ पर मुश्किलें हैं, उसके अंदर हमने बताया अपना तरीका कि किस तरीके से हम डिसिप्लिन रख के हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। संस्कार, तमीज़ की किताब बाजार में नहीं बिकती, वो माँ बाप से ही आती है। बहुत सही कहा आपने। मणिपुर में 11वीं के स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम दिए ही 12वीं में प्रमोट कर दिया गया है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या दूसरी परीक्षाओं के लिए भी सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने के बारे में सोच रही है? क्योंकि एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे डिसीजन हो रहा है जी। लॉकडाउन स्टूडेंट्स के जी। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि 11वीं के बच्चों को बिना एग्जाम दिए 12वीं में प्रमोट कर दिया गया लॉकडाउन की वजह से। अभी चूंकि और परीक्षाएं हैं और भी एजुकेशनल सेशंस बचे हुए हैं, अगर लॉकडाउन इन केस सरकार बढ़ाती है तो आपको क्या लगता है कि और भी क्लासेस के लिए, और भी कोर्सेज के लिए सरकार एक तरीके से जैसे 11वीं के बच्चों को 12वीं में प्रमोट कर दिया बिना एग्जाम के, तो ऐसे ही कदम उठाने वाली है या उसके बारे में अभी विचार किया जा रहा है? जो हालात होंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी वो डिसीजन लिया जाएगा जी। और डिस्टेंस एजुकेशन तो हो ही रही है इंटरनेट पे और दूसरे तरीके से, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो वो डिसीजन उस वक्त ले लेंगे। बिल्कुल। मणिपुर में कम से कम 5 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने कोरोना संकट से निपटने को लेकर प्रदेश की बीजेपी गठबंधन की सरकार पर सवाल उठाए थे और सरकार की आलोचना का खामियाजा भुगतने वालों में उप मुख्यमंत्री से लेकर के सरकारी कर्मचारी और एक शोधार्थी भी शामिल है। इस मामले के बारे में थोड़ा बताएं, क्या मामला हुआ था? है कि जो सरकार के आदेश हैं जी और उन पे अमल करना चाहिए।
आप बताइए, आपके यहाँ फेक न्यूज होती है, आप उसको मना करते हैं? बिल्कुल मना आप करते अपने हैं। चैनल पे फेक न्यूज नहीं दिखाते, बिल्कुल नहीं, सही एक्शन भी लेते दिखाते हैं। हैं। हाँ, और एक्शन भी लेते हैं। तो अगर यहाँ पर भी इन हालात में कोई फेक गलत अफवाह फैलाएगा तो उसके ऊपर एक्शन तो लेना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कि वो सही है कदम के नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही क्योंकि कदम है। लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है, हम मुसीबत में हैं और ये वक्त भी निकल जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी बोलते रहे बेकार बातें। तो इसलिए अगर उनके ऊपर कोई एक्शन लिया तो मैं समझती हूँ कि वो सही है। अगला एक सवाल आपसे ले रहा हूं कि रेवेन्यू का नुकसान, जिन राज्यों में शराब बेची जा रही है, एक्साइज पूरी तरह से बंद है, रेवेन्यू का नुकसान है। मणिपुर ड्राई स्टेट है, गुजरात ड्राई स्टेट है, बिहार ड्राई स्टेट है। ऐसे में राज्य सरकार को बहुत अच्छा एक्साइज ड्यूटी आता है जहां पे शराब की बिक्री होती है। ऐसे में मणिपुर ने क्या अपना मॉडल अपनाया अपने देश की, अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और अपने इंटरनल एक्रूवल से अपने खर्चों को चलाने के लिए, जब वहां ड्राई स्टेट है इस कारण से? आप ये बताइए कि क्या स्टेट की सारी इकोनॉमी शराब पे डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जैसे दूसरी स्टेट चल रही है वैसे ही हम भी चल रहे हैं और बहुत से जरिए हैं अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के और हमारी आमदनी को बढ़ाने के। और शराब के अगर गलत इफेक्टिवनेस जो होती है, उसके नताइज को अगर देखा जाए तो वो उसके फायदों से ज्यादा उसकी खराबी है। खाली उससे जो रेवेन्यू मिलता है वही एक है और कुछ है नहीं, और तो नुकसान ही नुकसान है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से देश के 3-4 राज्य ड्राई स्टेट हैं, शराब परिवारों को उजाड़ देता है, परिवार में जिस तरीके से बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है और कुल मिलाकर के बीमारी भी जिस तरीके से शराब के कारण फैलती है, आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि शराब के से जो रेवेन्यू आता है उसका लालच राज्य सरकारें छोड़ें और एक नई पहल करें? हाँ, मैं समझती हूँ ये अच्छा रहेगा, एक नई पहल करें। और देखिए कितना लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी जब शराब की दुकानों पे भीड़ हो गई। तो ये कितना गलत आदत पड़ जाती है लोगों को कि वो ये नहीं सोचते कि जो सोशल डिस्टेंस की जरूरत है हर स्टेट में, जिसने जो सरकार ने एक नीति बनाई है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसका परवाह नहीं करी और शराब की दुकानों के पीछे भागे। तो कितना गलत काम हुआ कि सरकार को फिर दोबारा से अपनी पॉलिसी चेंज करना पड़ी। तो शराब के तो गलत असरात होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असरात हो उसके गलत सके होते हैं। तो हमें और स्टेट को भी इनकरेज करना चाहिए। सिर्फ सरकार की तरफ से पाबंदी लगाना काफी नहीं होगा, लोगों में एक जागृति फैलाने की जरूरत है। अच्छा, जिस तरह से स्पेशल ट्रेनों से मजदूरों की घर वापसी हो रही है और विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, क्या इससे देश में संक्रमण फैलने का खतरा और नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि एक्सपर्ट को इससे संक्रमण फैलने का ज़्यादा अंदेशा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब वो भारतीय हैं जी। अगर हमें हक है अपने देश में रहने का तो उनको भी हक है अपने देश में रहने का। बिल्कुल। अपने जहाँ के रहने वाले हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनको हक है कि वो अपने घरों में जाए, अपने बाल बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारे। तो वापस तो जब ये खत्म हो जाएगा, जो आज संकट से हम गुजर रहे हैं, हम सब मिलके काम करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो वापस उन्हें अपनी जगह पे जाना ही पड़ेगा। जो भारतीय हैं अगर वो बाहर से आना चाह रहे हैं, मैं समझती हूँ उनका इतना अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। प्रिकॉशन लेना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर उनमें लगे कि कोई खतरा है या कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन में रख सकते हैं, बिल्कुल, उसका इलाज हो सकता है।
ऐसा तो नहीं है कि उनको जहाँ है वहीं रहने दें। नजमा जी, आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगा। आपका बहुत लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव रहा है। आपको नहीं लगता कि मजदूरों को शुरू में ही उनके घरों को वापस लौटने की व्यवस्था कर देनी चाहिए? क्योंकि अब इतना 40 दिन 45 दिन का लॉकडाउन के बाद जब उनको घर भेजा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मजदूर बहुत ज़्यादा मायूस और अंदर से दुखी हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी काम पर लौटेंगे। क्योंकि अभी बेंगलोर में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तमाम ऐसे लोग गए कि अब मजदूरों को रोका जाए क्योंकि लॉकडाउन खुलने की नौबत आ रही है और अब जो है मजदूरों को वापस भेजा जा रहा है, तो मजदूरों ने रुकने से इनकार कर दिया। आपको नहीं लगता कि मजदूरों के बारे में निर्णय थोड़ा देरी से लिया गया? देखिए, ये पहली बार हुआ है जी, कभी इस तरह का हुआ नहीं है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी हो भी नहीं। तो इसमें जैसे जैसे डिसीजन आए, जैसे जैसे हालात हुए तो डिसीजन लिया। अब आज ये कहना कि मजदूरों को जल्दी भेज देना चाहिए था, किसको मालूम था कि ये कोरोना वायरस कितने दिन चलेगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर टिप्पणी करने से बेहतर है कि जो हालात है उनका बेहतर तरीके पे मुकाबला करना चाहिए। और मजदूर भी वापस तो आएंगे ही, उनको नौकरी तो करना है, उन्हें आमदनी तो अपनी रोजी रोटी तो संभालनी पड़ेगी, वो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बेंगलोर में उन्होंने इनकार करा, जी, मगर एक बार वो अपने घर जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, बहुत बेहतर कहा आपने। अगर देश में कोरोना संक्रमण का संकट लंबे समय तक चलता रहा और मरीजों की संख्या यूं ही बढ़ती रही तो सरकारों के पास क्या विकल्प बचेंगे? जीवन के साथ जीविका बचाने की चुनौती है। आपका लंबा सियासी अनुभव रहा है, इसलिए आपकी राय काफी मायने रखती है। देखिए, दूसरे देशों के मुकाबले में भारत ने कोरोना वायरस का मुकाबला अच्छी तरह किया है। जी, हमारे यहाँ इतने केसेस नहीं है जितने और दूसरे जो डेवलप कंट्री कहलाते हैं उनको में हमारी हालत बेहतर है। बिल्कुल हालांकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, डेंसिटी है पॉपुलेशन। हम लोगों ने अपने हालात को एक बैलेंस रखा है, संतुलन रखा है। मैं समझती हूँ कि हम अगर सब मिल के काम करेंगे और लोगों का सहयोग रहेगा, सबसे बड़ी बात है लोगों का सहयोग। हमारे मणिपुर में जो हम लोगों को सक्सेस मिली है उसकी वजह लोगों का कोऑपरेशन है। जी, उन्होंने अमल किया जो इंस्ट्रक्शन दिए गए पर। अगर इसी तरह से हम अमल करेंगे जो सरकार हमको इंस्ट्रक्शन दी पर, तो मुझे लगता है कि हम हर आपदा का मुकाबला कर लेंगे। लॉकडाउन में आदिवासी बहुल मणिपुर के लोगों ने जिस तरह अनुशासन और संयम का परिचय दिया है उसकी पूरे देश में तो देखिए तारीफ खूब हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जहां सभ्य सुसंस्कृत समाज दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पर शराब की दुकान खुलती है तो लोग मारामारी कर देते हैं, और जहां कहा जाता है कि लोग कम पढ़े लिखे हैं वहां पर लोगों ने इतना शानदार करैक्टर दिखाया, इतना शानदार अपने शऊर और तमीज़ का परिचय दिया, ये बड़ी काबिले तारीफ है। आदिवासी क्षेत्रों में भी लोगों ने इतना संयम परिचय दिया। इस पर आपकी राय मैं जानना चाहता हूं, आपका विजन जानना चाहता हूं। मैं अपने आदिवासी लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना कोऑपरेशन किया और इतना सहयोग दिया। तो लोगों की सोच होती है कि पढ़े लिखे लोग, ज्यादातर जो भीड़ हुई शराब की दुकानों पे वो बड़े बड़े शहरों में हुई, तो वहाँ कोई आदिवासी तो रहते नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो ताजुब है। और उनको इस बात का ख्याल नहीं रहा कि वो अपनी जान पे खेल के जा रहे हैं, ये सही नहीं है। उन्होंने अपने डिसिप्लिन नहीं बरता। अगर वो चाहते तो जो इंस्ट्रक्शन थे उस पर अमल कर सकते थे कि 5 आदमी से ज्यादा एक दुकान में न जाए। बिल्कुल, इसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन था, मुझे ज्यादा उसके बारे में मालूम, तो क्या हमारे यहाँ वो सवाल ही नहीं उठा। तो जो लोगों का सोच है अब वो सोच बदलना चाहिए। बिल्कुल, ये तालीम से कुछ नहीं होता, तरबियत से होता है। बहुत अगर अच्छी तरबियत दी गई है तो बच्चों बिल्कुल में तालीम जी। अकेली कोई काम नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। लेखिका, जनसेविका, मंत्री और अब गवर्नर, इतनी सारी भूमिकाओं में आप सफल रही हैं। दर्शकों को बताएं कि किस भूमिका में आपने अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सहज महसूस किया। ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो आप बताइए, क्योंकि आप नहीं, मैंने तो आपको हमेशा सहज और सहज, हंसते हुए, हंसमुख पाया हमेशा। कई बार आपसे मुलाकात आडवाणी जी के घर पे भी हुई है, अगर आपको याद हो तो। वैसे तो देखिए, सियासत में रिटायर होने की कोई उम्र नहीं होती और कोई उम्र की सीमा नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में हर कोई अपना काम खत्म करके रिटायर होने की इच्छा रखता है, अपने मनपसंद का काम करने की इच्छा रखता है। आपका क्या प्लान है? आपने खुद ही कहा कि लाइफ में रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। बिल्कुल। एक काम करते हैं जी उसके बाद दूसरा काम। मेरी जिंदगी में भी यही हुआ, जी। एक काम किया, वो पूरा हो गया, फिर दूसरा किया, या तो दिया गया या खुद चुना। अब आप जैसे टेलीविजन पे काम करते हैं, जब आप इस वर्ड रिटायर्ड नहीं है, जब आप इस काम से को पूरी तरीके से अंजाम दे देंगे तो आप कुछ और सोचेंगे। तो जिंदगी में आदमी समाज सेवा के लिए कभी भी रिटायर नहीं होता। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। ये चुनना बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी लोग चुन के रखते हैं कि जिंदगी में कोई सबसे बड़ा गम और कोई सबसे बड़ी खुशी। क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए बनता है कि मैंने इंदिरा गांधी का काल भी देखा, राजीव गांधी को भी देखा, अटल जी को भी देखा, आडवाणी जी को भी देखा, अब नरेंद्र मोदी जी को भी आप देख रही हैं। इतना लंबा वेरिएंट किसी बहुत कम पॉलिटिकल लोगों के जीवन में बचा है जो अभी भी सक्रिय हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा जीवन में गम या खुशी, कोई वो गम क्या है और वो खुशी क्या है जो आपको अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान आप महसूस करती हो या उसको याद करती हो? कोई खुशी कोई गम राजनीतिक कैरियर से तो नहीं हुआ जी, क्योंकि अपना जिम्मेदारी हमने निभाई। जो जिम्मेदारी हमको दी गई, हमने अपने लिहाज से कोशिश की कि उसको अच्छी तरह से निभाए। उसमें खुशी और गम की कोई सवाल नहीं उठता। पर्सनली होते हैं गम और खुशियां, जो होती है वो पर्सनली होती है। तो अपने को अपने काम में पर्सनली इन्वॉल्व करके अगर खुशी गम की बात करें तो वो अलग है, वरना खुशी और गम तो जिंदगी का एक हिस्सा है, तजुर्बा है। बिल्कुल। वो तो होता ही है। मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं आती। और खुशी और गम पब्लिक लाइफ में क्या, लोगों के लिए खुशी होती है। अगर कोई काम अच्छी तरीके से हो जाता है तो उस बात की खुशी होती है। अगर कोई काम सक्सेसफुल नहीं होता, जैसे कभी होता है कि हम चाहते कुछ है वो नहीं होता, तो वक्ती तौर पर उसका अफसोस होता है। मगर ऐसा नहीं है कि वो गम पूरी जिंदगी आदमी लेके बैठा है। नजमा जी, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क और सहारा समय के हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन के लिए वक्त निकाला, आपने हमसे बात किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये थी डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह, जिन्होंने आज मणिपुर से लेकर के अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में, मणिपुर में चल रहे जीवन क्रम के बारे में, मणिपुर के लोगों के बारे में और उन तमाम पहलुओं के बारे में हमसे ख़ास बातचीत की। और ये चर्चा हम आगे भी चलाते रहेंगे, लेकिन हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सहारा प्रणाम।